हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह आ गई हूँ और आज देखेंगे हम झारखंड के शासन व्यवस्था का एक नया टॉपिक, एक नया शासन व्यवस्था जो है नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मुंडा शासन व्यवस्था को देखा, उसके कार्य को देखा, कैसे कार्य करता है मुंडा शासन व्यवस्था, उन सभी चीज़ों को देखा, उनके अधिकारियों को देखा। आज हम देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था को और यहाँ से भी आपको एक सवाल पूछे जाएंगे हर एक एग्ज़ाम में और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप JSSC JPSC जिसकी भी तैयारी कीजिए, आपको अच्छा बेनिफिट इस क्लास से भी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था को। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड आपके सभी एग्ज़ामों को कवर किया जा रहा है। JSSC हो, JPSC हो, ठीक है, या एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड SI हो, ठीक है, LDC हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, फील्ड वर्कर, ठीक है, या कक्षपाल हो जिसकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जो भी आपकी वैकेंसी है सभी में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप अगर झारखंड जीके की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इस चैनल से आप जुड़िए। इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और एग्ज़ाम्स के अपडेट मिलेंगे। ठीक है, इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि आपको वीडियोस के लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी अपडेट कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो अपलोड कर दिया जाता है। हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बनाया जाता, उतनी समय नहीं है। ठीक है, तो टेलीग्राम को भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और झारखंड से रिलेटेड झारखंड जीके के लिए आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड करंट अफेयर्स के लिए भी यहीं पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन झारखंड का भी कवर करवा दिया जाएगा, मतलब कि टोटल सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, ये नागवंशी शासन व्यवस्था, सॉरी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इससे पहले जो शासन व्यवस्था थी वो मुंडा शासन व्यवस्था थी। मुंडा शासन व्यवस्था का हस्तांतरण ही नागवंशी शासन व्यवस्था में हुआ। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था का हस्तांतरण ही नागवंशी शासन व्यवस्था में हुआ। कब हुआ? तो ये प्रथम शताब्दी में इसका हस्तांतरण हुआ और 64 ईस्वी में नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। और इसको स्थापित करने वाले कौन हैं? सवाल यहाँ से भर भर के आपके एग्जामों में आते हैं। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का संस्थापक कौन है? तो उसका संस्थापक है राजा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय नागवंशी शासन का संस्थापक है और प्रथम शासक भी राजा फनी मुकुट राय ही हैं। ठीक है, फनी मुकुट राय प्रथम शासक, नागवंशी शासन के संस्थापक फनी मुकुट राय हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था जो है उसकी प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुई, मैं बता दिया। 64 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। प्रथम शताब्दी के 64 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और इनकी व्यवस्था जो थी वो अपने सेम तरीके से 16वीं सदी तक चलती रही, किसी रोक टोक के बिना। 64 ईस्वी से लेकर 16वीं सदी तक चलती रही। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि ये जो शासन व्यवस्था थी वो मुंडाओं से प्रेरित थी, मुंडा से ही प्रेरित थी। तो मुंडाओं जैसी ही शासन व्यवस्था थी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। और ये कब तक परिवर्तन नहीं हुआ? तो 16वीं शताब्दी तक ये परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक ये परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ से होना स्टार्ट हुआ? तो जब 1585 ईस्वी में मुगलों का प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में पड़ा, बिहार के क्षेत्र में पड़ा, मुगलों का प्रभाव जब पड़ा तो वहाँ से नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। और मुगलों को इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के कारण नागवंशी शासकों को मुगलों को नजराना देने के लिए बाध्य होना पड़ा और धीरे धीरे नियमित मालगुजारी के रूप में इनको कर देना पड़ा। ऐसे में रैयतों के लिए कर वसूलने की न करने के कारण नागवंशी शासक को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देने में कठिनाई होने लगी। यहाँ पर रैयत की कर नहीं लगते थे, रैयत पर कर नहीं लगते थे, रैयत कर नहीं लगते थे, जिसके कारण यहाँ पर
जो मालगुजारी देना जो हुआ नागवंशी शासकों को, वो कठिनाई होने लगी, मालगुजारी देने में उनको दिक्कत आने लगी, जिसके कारण उनको कर ना देने के कारण 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को 12 वर्ष के लिए ग्वालियर के किला में कैद कर दिया गया। किसके द्वारा? तो ये जहांगीर द्वारा कर ना दे पाने के कारण दुर्जन साल को 1615 ईस्वी में 12 वर्ष के लिए ग्वालियर के किला में कैद कर रखा गया। उनको आज़ादी मिली 12 साल बाद 1627 में तब आज़ादी उनको मिली जब उन्होंने 6000 प्रत्येक वर्ष कर देने का तय किया। तब उन्हें उनके पुनः सत्ता भी प्राप्त हुई और आज़ादी भी मिली ग्वालियर के किले से। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ नागवंशी शासक का राजधानी कहाँ था, तो सुत्याम्बे था। इसको फनी मुकुट राय ने राजधानी बनाया था। फनी मुकुट राय ने इसको राजधानी बनाई थी सुत्याम्बे को। प्रथम राजधानी सुत्याम्बे हुई थी और राजधानियाँ बदली भी हैं, तो उसको मैं आगे देखने का प्रयास करूँगी। इसको हिस्ट्री में भी देखने का प्रयास करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था को। ठीक है, हिस्ट्री में तो और ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे केवल और केवल शासन व्यवस्था को ही जानेंगे, ये थोड़ा सा बेस आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो 1615 में उनको 12 वर्ष के लिए कैद किया गया ग्वालियर के किले में दुर्जन साल को, और 6000 रुपये वार्षिक कर तय करने पर 1627 में उनको आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो पुरानी शासन व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए यहाँ पे मुगल शासक के अनुरूप कार्य किया जाने लगा। आमतौर पर रैयत से लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई। कब? 1627 के बाद। रैयत पर कर वसूली नहीं किया जाता था, लेकिन अब कर वसूलने लगे और पुरानी व्यवस्था के पढ़ा को पट्टी के नाम दे दिया गया। ठीक है, जो पुरानी व्यवस्था में पढ़ा था उसको पट्टी का नाम दे दिया गया। ठीक है, जब यहाँ की शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई तब पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, और जो प्रमुख मानकियों को भूंइहर घोषित कर दिया गया। पढ़ा को पट्टी और पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूंइहर घोषित कर दिया गया और उससे लगान वसूलने का कार्यभार दिया गया। ठीक है, भूंइहर को क्या कार्य दिया गया? तो लगान वसूलने का। इसकी पूरी जो आपको शासन व्यवस्था है उसको पूरे डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा बस यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, जागीरदार लगान वसूली का कार्य करने लगे और जो उनके द्वारा राशि वसूली जाती थी उसको मुगल शासक के मांग करने पर ही दी जाने लगी। ठीक है, और इस अनियमित कर को पेशकश या नजराना कहा जाने लगा। अनियमित कर था जिसको पेशकश या नजराना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र पर एंट्री मिल गई। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम को छोटानागपुर क्षेत्र से कर वसूलने के लिए कार्यभार मिला। किसको? फोर्ट विलियम को नागवंशी शासन क्षेत्र से कर वसूलने का कार्य मिल गया 1765 में। और ये 1773 में व्हीलर जब फोर्ट विलियम कर वसूलने में नाकाम हो गए, उन्होंने नियमित रूप से कर नहीं वसूल पाए, तो 1773 में विटली को छोटानागपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया और उसके बाद भी कर वसूलने में वांछित सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो 1780 में छोटानागपुर खास रामगढ़ और चतरा को मिलाकर रामगढ़ ट्रैंक बनाया गया और जिसका संचालन सरघाटी से होता था और इसके अंतर्गत कर वसूलने की जिम्मेदारी चॉपमैन को दी गई। ठीक है, चॉपमैन को इसके कर वसूलने के अधिकार दिया गया। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया, जिसके तहत अस्थायी राजाओं को जमींदार बना दिया गया और उसके द्वारा ही लगान वसूली का कार्य शुरू हुआ और अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था लागू हो गई और इसका मुंडा शासन व्यवस्था पर आधारित नागवंशी शासन व्यवस्था का पतन हो गया और नई जो शासन व्यवस्था स्टार्ट हुई जब अंग्रेजों के द्वारा,
तो वहाँ पर उसकी शासन व्यवस्था को हम देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती थी। तो ग्राम स्तर पर नागवंशी शासन व्यवस्था का शासन चलता था, ग्राम स्तर पर, पट्टी स्तर पर और राज्य स्तर पर। पट्टी स्तर क्या था, तो जब कर वसूलने लगे तो वहाँ पे पढ़ा राजा को पट्टी का नाम दे दिया गया और पट्टी स्तर पर कर वसूला जाने लगा। और राज्य स्तर पर मतलब कि कैपिटल ऑफ सिटी से कर वसूले जाने लगे, ठीक है, मतलब हेड से कर वसूले जाने लगे। और ये डिस्ट्रिक्ट था और ये जिला था, ठीक है, ये आपका ग्राम था। तो इन 3 जगहों से कर वसूले जाने लगे। तो ग्राम स्तर पर आपको बता दें कि कुल 22 अधिकारी हुआ करते थे पूरे कार्य व्यवस्था को संभालने के लिए, जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। लेकिन उनमें से कुछ को हम पढ़ेंगे, सभी को नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, प्रमुख अधिकारी कितने हुए ग्राम स्तर पर नागवंशी शासन में? 22। उनमें से प्रमुख कौन थे? तो महतो या मुंडा। महतो या मुंडा किसको कहा जाने लगा? तो महतो या मुंडा ग्राम प्रमुख हुआ करता था। ग्राम प्रमुख, जो कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा को ग्राम प्रमुख कहा जाता था, ठीक है। महतो ग्राम प्रमुख हुआ। भंडारी कौन हुआ? तो खेती करना, अन्न भंडार करने का कार्य भंडारी का था। अब भंडारिक का काम क्या था? तो भंडार गृह का प्रहरी, मतलब वॉचमैन का काम करना। भंडारिक का काम था, भंडारिक का काम था वॉचमैनिंग करना, भंडार गृह का प्रहरी करना। और भंडारी का क्या काम था? तो खेती करना और अन्न भंडार करना, ठीक है, ये काम उसका था। गोड़ैत आया। गोड़ैत का क्या काम था? तो संदेशवाहक था और महतो या मुंडा का सहायक होता था। गोड़ैत संदेशवाहक या महतो या मुंडा का सहायक होता था। अमीन का क्या काम था? अमीन, जैसे आप अभी भी जानते हैं, भूमि नापने का काम अमीन का था। उस समय में वो भूमि ही नापता था। चौधरी का क्या काम था? तो मुंडा मानकी का सहायक था, महतो का सहायक था या मुंडा का सहायक था। बारक अंदाज पुलिस था, ठीक है, जो मुंडा शासन व्यवस्था में भी पुलिस था। पांडे का काम क्या था? तो वो वकील था, वकालत करता था, ठीक है। और घटवार का क्या काम था? तो घटवार दंड की सामग्री का संग्रह करता था, दंड देने वाली सामग्रियों को एकत्रित करता था, संरक्षित करता था। ये घटवार का काम था, ठीक है, ये ग्राम स्तर पर। अब जिला स्तर पर जो हम पढ़ेंगे, पढ़ा पंचायत, इसको हम देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में 15 से 20 गाँवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनाया जाता था। वैसे ही पट्टी स्तर जो था उसका प्रमुख अधिकारी कौन हुआ? तो भूइंहर। भूइंहर क्या हुआ? तो मानकी को भूइंहर कहा गया। और इसका न्यायिक और राजनीतिक अधिकार था। यहाँ पे न्यायिक और राजनीतिक अधिकार था। गांव के आपस में विवादों को सुलझाने का काम था भूइंहर का, ठीक है। भूइंहर का न्यायिक और राजनीतिक कार्य देखभाल करने का काम था। जागीरदार कब आया? तो मुगल जब नागवंशी शासन व्यवस्था में आए तब जागीरदार की एंट्री हुई। और जागीरदार का काम क्या था? तो मुगल काल में लगने वाले लगान वसूलने का काम जागीरदार को प्राप्त हुआ। मुगल काल में जब लगान लगाया गया जहांगीर के द्वारा, तो उसको वसूलने का कार्य जागीरदार का हुआ। और इसका अधिकार क्या था? तो आर्थिक अधिकार था, ठीक है। राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भूइंहर का था और आर्थिक अधिकार जमींदार का था। और एक पाहन आता था पट्टी स्तर पर। पाहन का क्या काम था? तो धार्मिक प्रधान था। वो धार्मिक प्रधान था। पूजा पाठ बलि का काम इसी को देखना रहता था। पूजा पाठ बलि, गाँव के संबंधित बलि का काम इसी का देखने का रहता था। किसका? तो पाहन का, ठीक है। पाहन शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान होता था, ठीक है। अगला है आपका राज्य स्तर पर क्या शासन व्यवस्था थी? तो सबसे प्रमुख जो होता था वो महाराजा कौन हुआ करता था? तो राज्य का राजा। जैसे फनी मुकुट राय प्रथम राजा हुए, तो वो राज्य स्तर पर महाराजा हुए। महाराजा फनी मुकुट राय राज्य स्तर पर हुए, इसी के अंडर सारे कार्य होते थे। और दूसरा पोस्ट होता था जिसमें राज्य परिवार के सदस्य केवल हिस्सा लेते थे। वो पोस्ट कौन से थे? तो कुंवर लाल ठाकुर। ये केवल राज्य परिवार के सदस्यों के लिए ही ये पोस्ट रहता था, कुंवर लाल ठाकुर। और अन्य अधिकार थे, अन्य
अधिकारी जो बने वो थे दीवान, जिसका काम था वित्तीय मामलों को देखना, कोतवाल, जिसका काम था पुलिस रक्षक करना, जनता की रक्षा करना, पुलिस का कार्य आप मान सकते हैं, और पांडे, जिसका काम था संदेश वाहक का काम करना। ये अपने महाराजा के पास संदेश वाहक के तौर पर कार्य करता था पांडे, और पुलिस का काम करता था कोतवाल, और वित्तीय मामलों का, फाइनेंस को देखने का काम करता था दीवान। और कुछ पोस्ट जो थे वो केवल राज्य परिवार के लिए थे, जैसे कि कुंवर, लाल, ठाकुर, ये सभी पोस्ट केवल और केवल राज्य परिवारों के लिए था। ठीक है, ये रहा नागवंशी शासन व्यवस्था का, नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था। और ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें मैं अभी एमसीक्यू नहीं लाने का प्रयास कर रही हूँ, और यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। आप एक क्वेश्चन छोड़ दो, आपको 2-3 सवाल बन जाएंगे। इसका पूरा हिस्ट्री भी हम देखेंगे, अभी बस शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। इसका नागवंशी शासन व्यवस्था या फनी मुकुट राय के बारे में पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसके राजधानियों को देखेंगे, इसकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ स्थानांतरित हुए, उन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगला हम शासन व्यवस्था कौन सा देखने वाले हैं, तो नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया। अगला शासन व्यवस्था हमारा रहेगा पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हम देखने वाले हैं अगला। तो जो लोग झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। आपको जेएसएससी या जेपीएससी कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। ठीक है, और आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स अगर पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, ठीक है, तो आप हमारे दूसरे चैनल नॉन टेक मीनू में जाकर जुड़ सकते हैं। नॉन टेक मीनू में, वहाँ पे आपको डेली क्लास अपडेट कर मिल रहा है जीके जीएस करंट अफेयर्स का। और मैंने 800 प्लस एसएससी सीजीएल के लिए 800 प्लस करंट अफेयर्स रिवाइज करवाने का प्रयास किया है, जिसमें से 300 अपलोड हो गए हैं 2 क्लासेस में, और 300 सैटरडे संडे को अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिए, और सैटरडे संडे को जुड़ना ना भूलिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और कितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो लोग झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम को देखना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, उसके बारे में आइडिया लेना चाहते हैं, वो लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे केवल और केवल झारखंड जीके ही करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। थैंक यू।